नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग जो है जीएस निधि देख रहे थे, जीएस निधि में हमने कौन-कौन सी चीज़ें देखी तो स्टैटिक जीके मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। स्टैटिक जीके के बाद जो है पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक? उसकी मैराथन भी पड़ी थी, आपका मन हो मैराथन देखिए या आपका मन हो तो 4 वीडियो अलग-अलग हैं वो देख लीजिए, जो भी आपको सूटेबल लगे। मैं तो कहूँगा मैराथन देख लीजिए क्योंकि मैराथन साढ़े 3 ही घंटे की मतलब थोड़ी-थोड़ी चीज़ें काट दिया हूँ ना उसमें, तो वो कम समय में हो गया है। तो मैराथन कर सकते हैं पॉलिटी का। आज से हम इतिहास शुरू करेंगे। हिस्ट्री की 2 वीडियो में पूरी हिस्ट्री मैं कंप्लीट करा दूँगा, टेंशन ना लीजिए, बस आप लोग देखते रहिए। देखिए, मैं इसमें सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, ट्रिक भी बताऊँगा, लॉजिक भी बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, बस आपको देखना है, ठीक दोस्तों? सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन-सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यताओं के प्रागैतिहासिक काल का सही कालक्रम है? तो दोस्तों देखिए, हमें सबसे पहले पता है कि पूरा पाषाण काल हुआ। तो नवपाषाण काट दीजिए, मध्यपाषाण काट दीजिए। अब बचा धातु, धातु भी नहीं होगी तो पहले पूरा पाषाण काल। एक ही हमें मतलब अगर इतना ही पता था तो काम हो गया हमारा, ठीक? तो देखिए पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ये इतना तो हम लोगों को पता ही है। इसके बारे में देख लेते हैं। ज़रूरत नहीं है ज़्यादा देखने की लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्योंकि सन कभी पूछेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि आज तक अनुमान ही लगाया गया है, तो ये सन कभी पूछता नहीं। फिर भी देख लेते हैं, पूरा पाषाण काल की समावधि जो है 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। मध्यपाषाण काल की 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व और नवपाषाण काल की 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व। अतः प्रागैतिहासिक काल का सही कालक्रम क्या है? तो पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक दोस्तों? देखिए जहाँ ज़रूरत होगी मैं वहाँ तेज़ चलूँगा, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ धीरे चलूँगा, तो अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ठीक दोस्त? आगे बढ़ें। अगला है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों देखिए ये अलेक्जेंडर कनिंघम है। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। मैंने बताया था अशोक का जो सबसे पहले अभिलेख किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप थे। क्योंकि प्रिंसेप से प्रिंसिपल मैंने बताया था। प्रिंसेप से प्रिंसिपल बताया था। मैंने कहा था सबसे पहले स्कूल में कौन पढ़ा लिखा होगा? प्रिंसिपल होंगे क्योंकि वो सबसे उनकी एज ज़्यादा होगी, तो प्रिंसिपल सबसे पहले पढ़ेंगे, तो यानी वही अशोक का अभिलेख भी सबसे पहले यही पढ़ेंगे। तो इस तरह मैंने याद करा था आपको, लॉजिक या ट्रिक समझ लीजिए जो भी है। तो ये कभी क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाते हो ना आप लोग अलग-अलग, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ये याद रखें, भारतीय पुरातत्व का जनक, और जेम्स प्रिंसेप दोनों याद रखना। देखिए इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। लिखा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म 1814 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। इनको ब्रिटिश अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक दोस्तों? उसके बाद अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की और ये इसके पहले महानिदेशक बने। सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट मैं बताऊँ तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही है दोस्तों, उसके बाद ये पूरी लाइन ही इम्पोर्टेंट है। कभी ये पूछ लेगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। कब की? तो 1861 में की, और जो है इसके पहले महानिदेशक पूछे तो यही बताना है। ठीक दोस्तों? आगे बढ़ जाएँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातत्व महत्व का एक पुरास्थल है? यानी पुरातात्विक जो महत्व है उसका एक स्थल है, तो कौन-सा है दोस्तों? तो होसंगी है, ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ? हुनसांगी लिखा है या होसंगी इसे कहें, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। पूरा पाषाणकालीन स्थल होसंगी कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ से ज़्यादातर चूना पत्थरों से बनाए गए औजार प्राप्त हुए हैं। देखिए सोहन घाटी कहाँ है? पंजाब में। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि कहाँ कौन-सा है। कभी ऐसे पूछेगा कि होसंगी निम्नलिखित में से कौन, नहीं, इस तरह पूछेगा क्वेश्चन कि पूरा पाषाणकालीन स्थल होसंगी जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? तो कर्नाटक। अलग-अलग टाइप से पूछेगा, इसीलिए जो है आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक? अब देखिए यहाँ जैसे सोहन घाटी पूछ लेगा, पंजाब बताना है, सिरसा हरियाणा बताना है, कोटा और चित्तौड़गढ़ राजस्थान है ही है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश है दोस्तों, अन्य पूरा पाषाणकालीन स्थल है। तो ये सब पूरा पाषाणकालीन स्थल यहाँ से मिले हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक? और देखिए चिरांद है, बुरजहोम है, मेहरगढ़ है, ये सब नवपाषाणकालीन स्थल है, ठीक? आगे बढ़ जाएँ। अगला क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों नर्मदा के हथनौरा से प्राप्त हुआ है। कहाँ? नर्मदा के हथनौरा से प्राप्त हुआ है। देखिए हथनौरा कहाँ है? एमपी में है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित हथनौरा में होमो इरेक्टस का एक कपाल मिला है। दोस्तों देखिए ये अपवाद है, लेकिन लिखा है होमो इरेक्टस प्लेस्टोसिन काल में मनुष्यों की प्रजाति थी। हथनौरा में प्राचीन मानव अवशेषों की खोज 1982 में अरुण सोनकिया ने किया था। किसने किया था? अरुण सोनकिया ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो बागोर है दोस्तों। बागोर कहाँ है दोस्तों? तो ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक दोस्तों? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये 2 स्थल याद रखेंगे, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले और दोनों कौन है? तो मध्यपाषाण कालीन स्थल है। ठीक? आगे बढ़ जाएँ। अगला, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए हैं? तो ये पूरा पाषाण काल में
सबसे पहले पत्थर के उपयोग। भाई देखिए पूरा मतलब होता प्राचीन, पाषाण मतलब होता पत्थर, यानी सबसे पहले जो पत्थर का उपयोग हुआ। देखिए सबसे पहले पूरा पाषाण काल में बड़े-बड़े पत्थरों का उपयोग होता था, ठीक, बहुत बड़े होते थे। उसके बाद जैसे फिर मध्य पाषाण काल पत्थर छोटे होने लगे, थोड़ा नुकीले भी होने लगे हल्का। उसके बाद जब हम नवपाषाण काल आए तो बहुत छोटे-छोटे पत्थर का उपयोग होने लगे, तभी तो शिकार करने में बहुत आसानी होने लगी और नुकीले भी बहुत होने लगे, ना? तो क्रम फिर बदलता रहता है हर चीज़ का, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। पूरा पाषाण काल में मानव गुफाओं में रहता था। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था दोस्तों? शिकार। देखिए पहले इंसान शिकार ही करता था पूरा पाषाण काल में, ठीक? देखिए बौद्धिक विकास धीरे-धीरे होता है। जैसे हम छोटे होते हैं तो तुरंत बौद्धिक विकास नहीं हो जाता। जैसे-जैसे बड़े होते चले जाते हैं बौद्धिक विकास होता हमारा चला जाता है। वही ऐसे ही था। पूरा पाषाण काल में मानव इतना विकसित नहीं था, उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं थी। दोस्तों एक चीज़ समझिए आप, जिसका मतलब पेट भरा होगा, ठीक? जिसका पेट भरा होगा उसका दिमाग भी काम करेगा, खाली पेट दिमाग काम करेगा ही नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? जिसके खाने का नहीं वो दोस्तों खाने का ठिकाना ढूँढेगा, वो दिमाग अपना नहीं चलाएगा ज़्यादा। लेकिन जब देखिए आप खुद ही सोचिए, जैसे मानव ये जो था गुफाओं में रहता था, शिकार करता था, जब ये कृषि करना शुरू किया तो एक स्थायी हो गया, जब स्थायी होगा तो इसने सारी चीज़ें सोचना शुरू किया होगा, कि यार कैसे दिन होता है, कैसे रात होती है, हर चीज़ सोचना, कैसे हम शिकार कर सकते हैं छोटे-छोटे जानवरों को। तो अलग-अलग पेंटिंग भी बनाना सीखा होगा, हर चीज़ रचनात्मक कला उसके अंदर डेवलप हुई होगी ना, तो जब मतलब उसका पेट भरा होगा, स्थायी रहा होगा, रहना भाई हम कब सोचते हैं, जैसे मान लीजिए हम रूम में लेटे हैं, तो लेट कर सोचेंगे, अभी मान लीजिए खाने को नहीं है हमारे पास, बिल्कुल नहीं, तो हमारा पहला दायित्व यही होगा कि यार भूख लगी, पहले खाने की व्यवस्था करें, बाद में जो होगा सोचेंगे, समझ में है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे ही क्रम के अनुसार जो है विकास हुआ है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, लिखा है पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था दोस्तों। लिखा है रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा भारत में 1863 में पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज की गई। ये पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, आईएएस में भी पूछ चुका है और ये एसएससी तो पूछ ही लेगा। ठीक। देखिए अगला है एसएससी जीडी में आया क्वेश्चन कि क्या लिखा है, भारत के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन का कोई लेवल है, कोई महत्व है, बताइए? इतना सरल क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहा जाता है। देखिए लघु पाषाण काल होगा नहीं, मध्य होगा नहीं, नव होगा नहीं, पूरा पाषाण काल। अब इसके बारे में हम देख चुके हैं, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? हम देखते हैं, देखिए सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा, ये सब पूरा पाषाण कालीन स्थल है। इतिहास में सबसे पुराना युग कौन है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के औजार हैं जैसे हथियार है, कुल्हाड़ी है, बेदनी है, खुरचनी है, ठीक? जो खुरचते हैं, जैसे खाल जो होगी वो खुरच लेते होंगे, तो इस तरह। अगला कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है, तो जीवाश्म। दोस्तों लिखा है कि कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग भी या 14 डेटिंग कहते हैं। अगला है पूरा जो है जीवाश्मों और पुरातात्विक नमूनों की आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है कार्बन डेटिंग की खोज जो है बिलियर्ड लीबी ने किया था। किसने किया था? बिलियर्ड लीबी। दोस्तों देखिए मैं थोड़ा स्पीड पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका रीज़न साफ ये है क्योंकि इसमें बहुत सारे पेज हैं। यानी अगर हम बात करें तो टोटल लगभग 44 से 45 पेज की मतलब है और लगभग इसमें क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो 300 क्वेश्चन से कम ना होंगे और 2 ही क्लास में करना है प्लस व्याख्या सहित है। तो आप भी जान जाइए कि मतलब कैसे कितने जल्दी करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। टाइम हम लोगों के पास नहीं, ना आपके पास है, ना हमारे पास है, ठीक? तो हमें थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे ना। देखिए कम समय में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करना ये अच्छी बात है। समझ में ना आए तो अलग बात मत समझ में ना आए तो मान लीजिए मैं ज़िम्मेदार हूँ, लेकिन मैं सारी चीज़ें समझाऊँगा, बिना समझाए आगे बढ़ता नहीं हूँ ना। देखिए अगला है बुर्ज़होम नौपाषाण काल स्थल कहाँ है? तो बुर्ज़होम जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, ये नौपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ कुत्ते के मतलब मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक? ये परंपरा शायद चाइना में रही होगी, वहीं से आई होगी। अगला है बुर्ज़होम से अनेक गर्तावास मतलब जो है अंडरग्राउंड रहते होंगे। क्यों? क्योंकि जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में बर्फ़ बहुत रही होगी ना, तो नीचे रहते होंगे। अगला है मृदभांड, हड्डी और उसके औजार मिले हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी मिले हैं बुर्ज़होम से, यानी जो है मानव के साथ ऐसा अनुमान लगाते हैं। देखिए दोस्तों हिस्ट्री में जो पूरा पाषाण काल है, उनके हमें मतलब अच्छे साक्ष्य नहीं मिले हैं कि मतलब पूरी तरह से मिले। हम अनुमान पे ही वो मतलब पढ़ते हैं अक्सर दोस्तों, ठीक? तो इसीलिए अलग-अलग देखे होंगे, अलग-अलग टीचर अलग-अलग इसके विषय में पढ़ाएँगे आपको, क्योंकि अलग-अलग अनुमान है तो अलग-अलग सब पढ़ाएँगे। अगला दिया है निम्न में किस पुरातात्विक स्थल में गर्तावास के प्रमाण मिले, तो वही गर्तावास अंडरग्राउंड की बात कर रहा है, तो ये बुर्ज़होम हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक दोस्तों? मतलब इन घरों को गर्तावास कहते हैं जो अंडरग्राउंड बने होते थे नीचे। अगला पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार था दोस्तों, ठीक? पूरा पाषाण काल में मानव का भोजन क्या था? मांस था, कंदमूल था। अगला दिया पूरा पाषाण काल के मानव की सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण खोज क्या थी? तो आग की खोज। हड्डियों के निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में
प्राप्त हुए। तो हड्डी से निर्मित जो आभूषण प्राप्त हुए वो महादहा से प्राप्त हुए। कहाँ से? महादहा से। प्रतापगढ़ में है दोस्तों महादहा, दमदमा, ये सब सरायनहर, ये सारे प्रतापगढ़ के स्थल, ठीक। लिखा है इसी महदहा से बूचड़ खाने के अवशेष मिले हैं। दोस्तों कोई ट्रिक आप लगा दिए महदहा, कोई ट्रिक मतलब अपने हिसाब से लगा सकते हैं। दाह संस्कार, देखिए हाँ मैं याद करा देता हूँ, लग गया है, देखिए कैसे याद करा दें। देखिए यहाँ महदहा यानी दाह संस्कार, दाह हुई नहीं महादाह यानी महदहा, इस तरह हम कह महादाह यानी दाह संस्कार जो होता है महादाह यानी महदहा, ठीक। तो उसमें जब हम दाह संस्कार करते हैं तो दोस्तों हड्डी नहीं जलती है, तो हड्डी बची रहती है ना, तो उसी से जो है निर्माण कर लिए होंगे किसका? आभूषण का। तो महदहा से क्या हो गया? हड्डी के निर्माण। जैसे मैंने बताया था दमदमा, तो दमदमा में क्या था? तो 3 मानव कंकाल मिले थे, तो जब 3 लोगों को एक साथ दफनाएंगे तो दम नहीं घुटेगा, लोगों का दम दम घुटेगा। क्या घुटेगा? दम। तो दम से दमदमा। दोस्तों ये इतना लॉजिक कारगर है कि मैं आपको बता दूं कि मैं जब हिस्ट्री पढ़ता हूँ, जैसे नेट जेआरएफ है मेरा, तो मैं उसके लिए जब हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि छोटे छोटे लॉजिक इतना बेनिफिट देते हैं एग्जाम में, कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं, ये समझ लीजिए इतना। एग्जाम में आता है तो हम बढ़िया अच्छे से करके आते हैं तो मजा आ जाता है ना। तो ये चीज आपको समझना होगा कि मतलब क्या करना है। तो इसलिए सही से ये देखिए, तो ये जो लॉजिक है ना, ये सबसे ज़्यादा मैं ही रिलेट कर रहा हूँ, ये आप भी जानते हैं। अगर आप मुझसे जुड़े होंगे, मैं जितनी भी चीज़ें कराया हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा लॉजिक मैंने ही प्रयोग किया है इस तरह के दोस्तों। तो आप पढ़ते रहिए, आपको लॉजिक मिलते रहेंगे छोटी-छोटी ना। अब देखिए महादहा में बूचड़ खाने के भी अवशेष मिले हैं, तो सीधी-सी बात है बूचड़ खाना क्या है? उसी से जुड़ा है। अगर हम क बूचड़ खाने में भी हड्डी तो मतलब पूरा सर्वाइव ना कर देते होंगे, हड्डियाँ एक किनारे रखते होंगे ना, तो महादहा यानी द वही वही है, हड्डी बच जाएँगी बूचड़ खाने में। तो इस तरह मतलब याद कर सकते हैं। अगला उच्च पुरापाषाणकालीन हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो ये बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। कहाँ से? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। अगला दिया है उच्च पुरापाषाणकालीन हड्डी बनी माता देवी की प्रतिमा उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। बेलन घाटी की खुदाई जो किए थे जीआर शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मध्य पाषाणकालीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? देखिए कुत्ते को बनाया, कुत्ता थोड़ा वफादार भी होता है, सूंघने की पावर भी इसमें दोस्तों ज़्यादा है, तो इसीलिए बनाया गया है, ठीक है इसे। मध्य पाषाणकालीन में पहले कुत्तों को पालतू पशु बनाया गया, बाकी और किसी को नहीं बनाया गया। पूरा पाषाण काल में जो है इसमें जो है पत्थरों का उपयोग किया गया। देखिए ये सब तो लॉजिक ऐसे नॉर्मल बात। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध किससे? मोस्ट इम्पोर्टेंट और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। जब आप 6 के 7 के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा, तमिल शब्द है दोस्तों, ठीक? कम्मकार। हम लोग खुद ही नोट किए हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें शॉर्ट वाली, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं तो वहाँ से नोट किए हैं ये छोटे-छोटे जो वर्ड हैं, क्योंकि पूछ लेता है एग्ज़ाम और पूछा भी गया होगा, ऐसा नहीं कि यूपी पीसीएस या आईएएस ना पूछा हो, पूछ लिया होगा, तभी ये जो पूछा है एसएससी। ठीक, कम्मकार शब्द का जो है संबंध जो है भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से है। अगला ये लोग जमींदारों के खेतों में कार्य करते थे और इन लोगों को नगद या वास्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। अगला क्वेश्चन है संभवतः मेहरगढ़ में कपास की खेती शुरू हुई, तो भाई सीधी-सी बात है 700 वर्ष पहले शुरू हुई थी। देखिए 600 भी मिले और 700 ना रहे तो 600 भी लगा सकते हो, ठीक दोस्तों? देखिए मेहरगढ़ नवपाषाणकालीन स्थल है, जहाँ से फसल का जो है प्रमाण मिला है, फसल उत्पादन के। कपास की खेती होती थी 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती हुई। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से किस जगह लोहे का इस्तेमाल किया जाता था? तो कांसे का किया जाता था। किसका दोस्तों? कांसे का किया जाता था। लिखा है लौह युग के दौरान मध्य पूर्व तथा दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों में कांसे की जगह लोहे का उपयोग होने लगा था। मतलब जब यहाँ कांसे का प्रयोग होता था तो मध्य पूर्व दक्षिण पूर्व में यूरोप में यहाँ जो है कांसे की जगह लोहे का। कांस्य युग के पतन में लौह युग का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी जब कांस्य युग समाप्त हुआ उसके बाद जो है लौह युग का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। अगला दिया यहाँ से घोड़े की हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। गुजरात में स्थित धौलावीरा हड़प्पा स्थल की खोज जो है 1967-68 में जेपी जोशी ने किया था। देखिए अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन लिखा है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? तो दोस्तों ये थे यम व्हीलर थे। कौन थे? यम व्हीलर थे। अगर देखिए ये इनके बारे में तो आप जान ही गए ये वाली चीजें ना। यम व्हीलर, अब छोड़िए इधर देखिए यहाँ पे यम व्हीलर ने अपने कार्यकाल के दौरान हड़प्पा सब और जो है अरिकामेडु ब्रह्मगिरी जैसे ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई करवाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष
1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने थी कि कनिंघम इसके प्रथम महानिदेशक थे। देखिए हम लोग वो देखे थे, वही लाइन यहाँ दी हुई है। अब तो रट जाना चाहिए दोस्तों कई बार क्योंकि मिल जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन-सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? राखीगढ़ी है। हाँ, ये भारत का सबसे बड़ा दोस्तों है, ठीक? याद रखेंगे। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में, यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा, यहाँ एकमात्र स्टेडियम या खेल का मैदान मिला है, ठीक? अगला दिया सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रित प्रयोग करते थे, तो कांसा बनाते थे। तांबे और टिन का प्रयोग करके क्या बनाते थे? कांसा। अगला दिया सिंधु घाटी के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे एवं टिन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। रेडियो कार्बन 14 विधि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जैसे पतन, तो पतन का मतलब ये नहीं होता पूरी तरह से समाप्त होना। पतन का मतलब ये भी हो सकता है कि पहले वो नगर था, बाद में वो गाँव बन गया। तो गाँव भी देखिए भाई ट्रांसफ़ॉर्म नहीं होगा उसका। जैसे मान लीजिए पहले नगर था कोई शहर नगर के बाद वो जो है गाँव बन गया, ठीक? तो जब गाँव बन जाएगा तब भी तो वो कहाँ सभ्यता रह जाएगी ना, तो विनाश नहीं होगा उसका। तो ये चीज़ हो जाएगा। इस तरह समझिए, पतन का मतलब पूरी तरह से सफाया नहीं। अगला, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? सिंध में स्थित है। कहाँ? सिंध में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अगला दिया हुआ है दोस्तों, अगला क्या चीज़ दिया हुआ है देखते हैं। अगला दिया है मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई जो है 1922 में दाखलदास बनर्जी सॉरी दाखलदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयानंद सरस्वती ने की थी 1921 में, और दाखलदास बनर्जी ने किया था 1922 में मोहनजोदड़ो की। ठीक दोस्तों, देखिए पेन मेरा थोड़ा निकल गया है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए। यहाँ लिखा है कि मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन में समर्पित था? तो दोस्तों देखते हैं ये कौन सा है। ये है चन्हुदड़ो। कौन है? चन्हुदड़ो। दोस्तों मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? चन्हुदड़ो से मिले हैं, ये याद रखिएगा। अगला है लोथल व कालीबंगा से अग्निकुंड या यज्ञ वेदिका के प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया। ये भी दोस्तों पूछ लेता है कि किसने कहा। अगला है कि माइक्रोलिथ कब, देखिए माइक्रोलिथ जो है छोटे औजार होते हैं। माइक्रो मतलब छोटा होता है, लिथ मतलब होता है पत्थर के औजार। तो छोटे जो औजार होते हैं, छोटे पत्थर के औजार, वही दोस्तों याद रखना है। देखिए जैसे लिथोस्फीयर सुने हैं आप? चट्टान, चट्टान लिथोस्फीयर सुने हैं कि नहीं? नहीं सुने होंगे शायद, या मतलब सुने होंगे, तो वहीं से लिया गया माइक्रोलिथ, ठीक? छोटे पत्थर के औजार, देखिए भाई चट्टान होती है वो भी मजबूत होती है, कहीं न कहीं पत्थर की बनी होती है ना? तो उसी हिसाब से ये समझ के चलिए कि मतलब देखिए मैं लॉजिक आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप भूल जाए एग्ज़ाम में तो कैसे याद रहे? तो माइक्रो मतलब छोटा होता ही है, लिथ मतलब जो है चट्टान समझ लीजिए, तो चट्टान पत्थर की जैसी हो जाएगी, तो छोटे पत्थर के औजार, ठीक? तो इस तरह मतलब याद कर सकते हैं, नहीं नॉर्मल याद कर लीजिए यार, उसमें कोई लॉजिक ना लगाइए। तो इनकी लंबाई से कोई मतलब नहीं हमें, तो इतना याद रखिए बस छोटे पत्थर। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, इनका प्रयोग जो है पूरा पाषाण काल के मनुष्यों द्वारा शिकार आदि करने में किया जाता था। पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी में चापर और चॉपिंग व पेबुल जो उपकरण बनाए गए थे। अगला है मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है। ये किस भाषा में है? तो सिंधी में है दोस्तों। कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जो है अगर हम बात करें तो सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला है। सैंधोस स्थल और मोहनजोदड़ो को की खोज जब हुई तो 1922 में हुई थी। दाखलदास बनर्जी ने किया था, हम सुन ही चुके हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ? तो सिंधी प्रांत के लरकाना में स्थित सिंधु नदी के तट पर है। अगला, यहाँ पे व्यवस्था कौन थी? राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी, यानी यहाँ जनतंत्रात्मक था। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयानंद सरस्वती ने की थी। सॉरी, दयानंद साहनी ने किया था। किसने? दयानंद साहनी ने किया था। अब देखिए दयानंद सरस्वती का नाम याद आ गया, तो उनके बारे में एक फैक्ट मैं बता ही दूँ। सॉरी दोस्तों, देखिए पेन खराब हो गया है ना थोड़ा, तो मतलब पेन का वो आगे का जो है निकल गया है, तो मुझे उँगली से लिखना पड़ रहा है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं। तो 19 देखिए 21 में दयानंद साहनी ने किया था। सॉरी, दयानंद याद आ रहे हैं, दयाराम साहनी दोस्तों। सॉरी यार, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुँह से निकल रहा है। तो ये आप लोगों को पता ही है ना कि मतलब उन्होंने की है, दयाराम साहनी ने किया है 1921 हड़प्पा सभ्यता की खोज। देखिए मैं आपको बता दूँ 1875 में दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की? तो जो है किसकी स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना की। किसकी? आर्य समाज की। तो बस इतना याद रखेंगे। देखिए याद करा दूँ अगर कहो तो,
देखिए आर्य लोगों की जो बुद्धि है बहुत तेज होती थी। आर्य क्या कहते थे? अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे। उनकी बुद्धि होती थी तेज। तो बुद्धि जिसकी तेज है इसके मतलब उसके पास सरस्वती होंगी तभी तो होगा। तो दयानंद सरस्वती। ठीक दोस्तों, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। तो इस तरह याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? तो पिक्टोग्राफ या चित्रात्मक लिपि है। ठीक। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दोस्तों वो खरोष्टी लिपि है। ठीक। या खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं, मतलब अगर हम लोग इधर से इधर लिखते हैं ना, इस तरह लिखते हैं इस साइड से, लेकिन ये कैसे लिखते हैं? तो इस साइड से इस तरह लिखते हैं। समझ आया कि नहीं? अगला दिया है कि खरोष्टी लिपि पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। देखिए वही जो है अशोक के अभिलेख जो पढ़े थे। यहाँ देखिए अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा के ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। अपवाद स्वरूप अशोक के शहबाजगढ़ी अभिलेख व मानसेरा अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में मिले हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा है? तो जेम्स प्रिंसेप। हम बताने की जरूरत है ही नहीं। ठीक दोस्तों, अशोक के भी अब सबसे पहले अभिलेख यही पढ़े हैं। देखिए वही सेम टू सेम लिखा हुआ है, सारी चीजें रिपीट नहीं करेंगे हम। अगला पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो का प्राचीन सभ्यता का स्थल है? तो वो सिंध में है। कहाँ है? सिंध में है। अगला मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान के खोजकर्ता कौन थे? लाकल दास बनर्जी थे, वर्ष 1922। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण स्मारक साक्ष्य जो है बृहद स्नानागार है। हड़प्पा पंजाब प्रांत पाकिस्तान के खोजकर्ता दयाराम साहनी हुए 1921। हड़प्पा के प्राप्त जो है महत्वपूर्ण स्मारक साक्ष्य हैं विशाल अन्नागार। आगे अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का काल हमें 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रेडियो कार्बन 14 डेटिंग के आधार पर दोस्तों देखा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो था वो लोथल था। किस नदी पर था? तो भोगवा नदी पर था। कहाँ था? तो गुजरात में था। देखिए यहाँ पे क्या मिला है? तो जो है डाकयार्ड मिला है जहाजों की गोदी का। ठीक। उसके बाद हम बात करें कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान से प्राप्त हुआ है। इसके उत्खननकर्ता बीवीलाल व बीके थापर हैं। धौलावीरा यानी कच्छ गुजरात से मिला है। जेपी जोशी है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए फेमस है? तो कालीबंगा जो है मिट्टी के बर्तन के लिए यानी मिट्टी के पात्र के लिए फेमस है। ठीक दोस्तों, प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तनों का पात्रों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से कांच एवं मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष भी मिले। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। जल निकासी सबसे बेस्ट थी। दोस्तों हड़प्पा देखिए मैं आपको बता दूं दिल्ली में भी कांड हुआ था। अंडरग्राउंड पानी भर गया वगैरह वगैरह दिल्ली में चलता है। ठीक। हर जगह आप देखे होंगे बहुत सारे होते हैं, कहीं नाली नहीं सही तो कहीं क्या नहीं सही, तो ये सारी चीजें चलती। दोस्तों सब टीचर भी पढ़ाते हैं नगर, मतलब जो है सारे टीचर क्या पढ़ाते हैं भाई? जितने प्रशासन के लोग हैं वो भी पढ़ते होंगे हड़प्पा सभ्यता, प्रशासन में है क्योंकि आईएएस बने आईपीएस बने या कुछ भी बने होंगे वो पढ़ के ही गए होंगे नगर प्रशासन। हड़प्पा सभ्यता बिना पढ़े कल्याण भी ना हुआ होगा, तो पढ़े जरूर होंगे। वो जानते हैं नगर नियोजन हड़प्पा के बारे में सारी चीजें, लेकिन वैसी व्यवस्था वो करते नहीं है। बस समझ रहे कि नहीं? मतलब वैसी व्यवस्था खुद नहीं करेंगे, पढ़ के निकल जाएंगे लेकिन प्रयोग कभी हो आएगा नहीं। वैसे भी टीचर भी करते हैं। टीचर पढ़ाते तो हैं, वो पढ़ाएंगे एथिक्स सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी जो है वो सारी चीजें रहेंगी जो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन क्या ही किया जाए, समाज है दोस्तों। लिखा है नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता में सीधी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो थे। ठीक दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष जो है नर्तकी की मूर्ति है कांसे की, विशाल स्नानागार है, पशुपति नाथ की मूर्ति यानी मुद्रा पर अंकित। आगे अगर हम बात करें तो सूची एक को सूची दो से मिलाना मिलाते हैं दोस्तों, क्या दिक्कत है? देखिए कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक। तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी का चौथा हो जाएगा। ठीक। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो नर्तकी की मूर्ति मिली। हमें दो याद है, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, तो हड़प्पा से समाधान हो जाएगा। आर एच फैक्टर आर R37 शायद सुने होंगे। RS37 दोस्तों ये हड़प्पा से ही मिला है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ आर ही है दोस्तों, आर एच कहीं लिखा देते कहीं R37, तो वही है। अन्नागार भी है। गोदी फारस की मुद्रा भी प्राप्त हुई लोथल से। मुद्रा क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि व्यापार होता है, बंदरगाह है, तो सीधी सी बात मुद्रा मुद्रा प्राप्त होगी यहाँ से। कालीबंगा से अग्निवेदिका भी है। क्यों? क्योंकि मिट्टी के बर्तन है तो कच्चे तो होंगे नहीं, पकाएंगे तो फिर थोड़ा मतलब लॉजिक बता रहा हूँ, याद हो जाएगा इस तरह। ठीक। नृत्य की मूर्ति बृहद स्नानागार है। आगे हम बात करें रोपड़ कालीबंगा। देखिए ये याद रखना, रोपड़ पंजाब का, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। आगे हम बात करें तो लिखा हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहते हैं? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो
सिंध का बाग कहते हैं, वो किसे कहते हैं दोस्तों? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध के नखलिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। देखिए हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के। मोहनजोदड़ो सिंध, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, अमीर सॉरी आलमगीरपुर, हिंडन, रोपड़, सतलज। इसकी ट्रिक मैं बना सकूँ, अगर बना दूँ तो मैं बना दूँ, अभी बता दूँ, लेकिन ट्रिक से दोस्तों ज़्यादा बेटर होता है नॉर्मल याद करना। यार बार-बार पढ़ो कैसे नहीं याद होगा? हड़प्पा, रावी, सिंधु जो है मोहनजोदड़ो हो जाएगा, कालीबंगा, घग्गर हो जाएगा, लोथल, भगुआ। देखिए लोथल तो मैं 2-3 बार बता चुका हूँ ना, तो अब ऐसा तो है नहीं यही पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो है अंकित भाटी सर की जो है पूरी प्राचीन इतिहास पढ़ाया है दोस्तों। कम से कम मैंने जो है 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं प्राचीन और मध्यकालीन। तो देखिए तो प्ले लिस्ट में जब तक जाएँगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या-क्या पढ़ा चुके हैं ना। अगला सिंधु घाटी सभ्यता की इस विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो दोस्तों। हम विशाल स्नानागार भी यहीं से मिले हैं। कालीबंगा तो ये देख ही चुके देखिए सारे इसमें देख चुके हैं। बस ये देखना बाकी है लोथल की खोज किसने की? डॉक्टर एस.आर. राव। अगला किस स्थल से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़ से। कैसे? देखिए, मेहरगढ़ में भैया खेती होना शुरू हुई, प्राचीन नौपाषाण काल स्थल। यहाँ से जब खेती कोई करेगा तो 3 महीने की फसल होगी, तो 3 महीने के लिए वहाँ रहना भी तो पड़ेगा किसी को, रहना पड़ेगा कि नहीं दोस्तों? तो जब वो 3 महीना रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तो वो स्थायी नहीं हो जाएगा धीरे-धीरे? जब भाई फसल हो जाएगी, एक बार खाने को हो ही गए, तो दूसरे स्थान पे जाने की क्या ज़रूरत? फिर धीरे-धीरे स्थायी होना शुरू हो जाएगा। तो ये लॉजिक का सवाल था, थोड़ा-सा कॉमन सेंस जो लगाता तो कर ले जाता। तो स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलेंगे? मेहरगढ़ से। ठीक दोस्तों? यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण भी मिले हैं। गौरतलब है कि नवीन शोधों के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं लहुरा देव से, संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश से मिले हैं। देखिए इस समय नवीन शोध के अनुसार दोस्तों, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं। लिखा है मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मूर्ति। देखते हैं दोस्तों, सिंह युक्त देवता की मूर्ति, ये हो जाएगा कालीबंगा। कहाँ हो जाएगा? कालीबंगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। कालीबंगा यानी राजस्थान से मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मूर्ति प्राप्त हुई। कालीबंगा से प्राप्त अन्य साक्ष्य जो मिले हैं, काली चूड़ियाँ मिली हैं, जुते हुए खेत मिले हैं, 7 अग्निवेदिकाएँ मिले हैं, बेलनाकार मुहर मिला है। लिखा है किस स्थान पर हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई? तो दैमाबाद महाराष्ट्र है दोस्तों। दैमाबाद यानी महाराष्ट्र जो कि एक हड़प्पाई स्थल है, में रथ की मूर्ति पाई गई है। दैमाबाद हड़प्पा का दक्षिणतम स्थल है। अगला मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था दोस्तों, तो वो जौ था। कौन था? जौ। जौ को कहते थे यौ। क्या कहते थे? यौ। बस इतना याद रखना और बाकी ये सब कहानी नहीं पढ़ना हमें। और लौहरा देव के बारे में अभी मैंने बता ही दिया नवीनतम शोध के अनुसार, ठीक? बस इतना याद रखिए, आगे बढ़ जाएँ हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला है? काल्पी से मिला है। कहाँ से? काल्पी से मिला है दोस्तों। काल्पी कौन? जालौन जिले में स्थित है। ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ से मानव की बस्ती के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। बागोर राजस्थान मध्यपाषाणकालीन स्थल है। और आदमगढ़ मैंने बताया था, आदमगढ़ कहाँ का था दोस्तों? तो ये था वहाँ का, कहाँ का? एमपी का था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएँ। लिखा हड़प्पा घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो दोस्तों ये शहर था हड़प्पा। कौन सा था? मतलब सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता में तो ये हड़प्पा था। ये कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, लूसेंट आज मैं कराऊँगा। लूसेंट के लगभग जो है कम से कम 800 क्वेश्चन के आस-पास मैं एक ही वीडियो में कराऊँगा, जो 40-45 मिनट की वीडियो होगी। ठीक? मतलब वन लाइनर होंगे और जो वही क्वेश्चन होंगे जो बार-बार आए होंगे एग्ज़ाम में। तो हम पूरे क्वेश्चन देखेंगे, लगभग जो है 45 से 50 मिनट में हम 1 घंटे में लगभग 1000 क्वेश्चन के आस-पास पहुँच जाएँगे, ठीक? तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा आप लोग, बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में कहीं न कहीं। क्योंकि मैंने तो अक्सर देखा है दोस्तों, एसएससी जीडी हो हमारा या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो मैं जो पढ़ाता हूँ, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, भले ही बुक पढ़ाता हूँ तो क्या हुआ दोस्तों, अभी बोर्ड होता तो मैंने बताया ना, भाई किसी का कंटेंट पढ़ाने में क्या मज़ा जो अपना पढ़ाने में यार। मेरे पास भी तो इतना कंटेंट है, लेकिन मेरी मजबूरी है दोस्तों, बोर्ड है नहीं। और खुद से अगर टाइपिंग करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा ना, अकेले सब मैनेज करता हूँ। तो आएगा टाइम, वो भी आएगा दोस्तों। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, फिर टाइम आएगा जो अपना भी होगा, सिस्टम चलेगा ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है आपको, देखिए सारी चीज़ें मैं समझाता हमेशा हूँ, चाहे जो हो ना, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखिए यहाँ लिखा है, अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में खोजकर्ता है, महत्वपूर्ण खोज है। चहुंदड़ो, इसकी खोज किसने की? एनजी मजमूदार ने की। वक्राकार ईंटें हैं, लिपस्टिक का मनके बनाने का कारखाने हैं। लोथल से है, एसआर राव ने किया है। मानव निर्मित बंदरगाह है। चावल की भूसी मिली है। शतरंज का खेल है। गोदीवाड़ा भी यहीं से मिला है। कालीबंगा अमलानंद घोष ने किया है। ऊँट की हड्डी है, लकड़ी का हल है। अगर हम बात करें आगे धौलावीरा, एसआर राव विष्ट व जेपी विजूसी ने खेल का मैदान। अगला है स्वास्तिक का सर्वप्रथम जो प्रयोग है हड़प्पा के निवासियों ने किया था। स्वास्तिक वही दोस्तों, इस तरह आप देखे होंगे घर में जो है इस तरह जो रहता है। ठीक, देखे हैं कि नहीं दोस्तों?
वही स्वास्तिक है। अगला मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा वासियों को क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लड़काना जिले में ये सब चीजें देख चुके हैं। जैसे देखो, बार बार रिपीट करना दोस्तों अच्छा नहीं लगता है ना, वही चीज। देखिए, कांस की एक जो है नर्तकी की मूर्ति मिली, हम लोग देखे हैं। अब ये किस विधि से बनाई गई? तो द्रव्य मोम विधि से बनाई गई। अगला हम माया सभ्यता का संबंध मैक्सिको तथा मध्य अमेरिकी देशों से है। बिल्कुल सही बात है, मध्य अमेरिका। वो देखिए, जो आप देखे होंगे यहाँ, जैसे मान लीजिए, रुको, थोड़ा हम बना देते हैं, तो बता देते हैं ताकि याद रहे लंबे समय तक ना। देखिए, जैसे मान लीजिए ये है, तो ये ऐसे आते हैं, तो ये जो बीच वाले हैं देश ना, ये मध्य अमेरिकी देश है, ये वाले। तो यहीं पे जो है मैक्सिको आपको दिखेगा, मैक्सिको जो ये वाला मैक्सिको हो जाएगा। और मैक्सिको एवं जो मध्य अमेरिकी देश है, इनके बीच में कौन-सी सभ्यता थी? तो यहाँ माया सभ्यता थी। कौन-सी? माया सभ्यता थी। ठीक दोस्तों, कौन-सी? माया सभ्यता। तो ये याद रखेंगे, पूछ लेगा, माँ से माया, माँ से मैक्सिको। निम्नलिखित में से कौन-सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खातिर वेद पर स्थित था तथा इसे 3 भागों में बाँटा? धौलावीरा दोस्तों, कौन-सा? धौलावीरा। ठीक, कच्छ के रण में। तो ये सारी चीज़ें लगभग पता है दोस्तों, कई बार रिपीट हुई हैं। धौलावीरा 3 भागों में बँटा हुआ था दोस्तों। एक दुर्गा भाग था, एक मध्यम, एक निचला था। धौलावीरा शहर यूनेस्को के 40वें विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल हुआ है। इस सूची में शामिल होने सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम साइट है दोस्तों। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में बंदरगाह पाया जाता है? तो लोथल। दोस्त, लोथल में पाया जाता है। लोथल की खोज जो है 1955 में एस आर राव विस्ट द्वारा की गई है। लोथल गुजरात में कैम्बे की खाड़ी के पास भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से चावल की भूसी, अग्निवेदिकाएँ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? तो ये क्या नहीं था? तो जनता के लिए आवासीय भवन। आगे अगर हम बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना विशेष प्रकार की थी। देखिए, यहाँ लिखा है हड़प्पा सभ्यता में लगभग सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग में ऊँचे दुर्ग निर्मित थे और दूसरे भाग में आवासीय भवन। जनता के लिए आवासीय भवन निचले कस्बे में स्थित था और दुर्ग का हिस्सा जो है नहीं थे। अगला, यहाँ पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे, बल्कि मुख्य सड़क से जुड़ी हुई सकरी गली में खुलते थे। दोस्तों, देखिए कितना सिस्टमैटिक था। भाई, दरवाजे अगर मुख्य सड़क पर खुलेंगे तो कोई कुछ लेकर जाएगा तो लड़ जाएगा, चोट खा जाएगा। तो भाई सकरी मतलब बनी होती थी, नालियाँ बनी थी, समकोण पे काटती थी, वो दरवाजे अंदर की ओर खुलते थे। ठीक? छोटी-सी गली होती थी उसमें। ऋग वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता है? परुशड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? परोसड़ी कहा जाता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया, अब ऋग्वेद आ गया हमारा। प्राचीन काल में ऋग्वैदिक कालीन नदियों के, अब देखते हैं, इसमें हम ट्रिक बता देते हैं आपको। देखिए, बितिस्ता यानी बस्ता, बितिस्ता को याद करेंगे, बस्ता जो स्कूल में चलता है, हम लोग लेकर जाते थे बस्ता, बैग जिसे कहते हैं। हम जब छोटा-सा बच्चा है, उसपे जो है 10 किलो का वज़न है। बैग देखो, कॉपी-किताब कितनी वज़न रहती है, सारी लेकर आओ स्कूल में, 11-12 किताबें, सबको लेकर जाए, 10 किलो का बस्ता, 5 किलो का बच्चा, तो दोस्तों वो जो है झेल जाता था। क्या करता था? झेल जाता था। यानी बितिस्ता यानी झेलम हो गया, ठीक? बिपाशा यानी हमें जो है बिपाशा, यानी देखो प्यास का कुछ शब्द नज़र आ रहा है, बिपाशा। तो यहाँ भी दावी में ब्यास यानी प्यास, प्यास यानी पासा, प्यास। तो थोड़ा इस तरह साउंड का हो जाएगा। अश्किनी चेनाब हो जाएगा, बितिस्ता झेलम, परोसरी रावी हो जाएगा, सदा-नीरा गंडक है दोस्तों, गोमती नदी गोमल हो जाएगा। तो ये सब बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा, ठीक। अगला है वेदत्रयी कौन से है? तो देखिए, अथर्ववेद जिसमें हो उसे हटा दीजिए, बाकी सारे वेदत्रयी हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला ही हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेदत्रयी हो जाएँगे। इसको जो है शामिल नहीं किया गया अथर्ववेद को दोस्तों। अब देखिए, वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता होता है, ब्राह्मण ग्रंथ होता है, आरण्यक होता है, उपनिषद। दोस्तों, वेद ये जो है वेदांग का मतलब वेद का सबसे लास्ट वाला कौन-सा है? उपनिषद है, ठीक? एक अभी जो है शायद पेट हुआ था, हाँ, पेट में ही पूछा गया, 2023 में ही था, मेरे ही शिफ्ट में था दोस्तों। यही क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब ये उपनिषद वाला, कि जो है सबसे लास्ट क्या होता है? वेद का अंतिम भाग कौन-सा होता है? तो वेदों का जो अंतिम भाग होता है ना, 4 भाग हैं देखो, 4 में सबसे अंतिम कौन है? उपनिषद है। और अगर हम बात करें दोस्तों वेदांग, वेदांग कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। मैंने याद कराया था, कैसे याद कराया था? तो मैंने कहा था शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। मतलब एक चीज़ को आपको बार-बार बोलना पड़ेगा दोस्तों। जब कई बार आप बोलेंगे तभी आप बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि दोस्तों रिवीजन ही है जो सिलेक्शन दिलाएगा। बार-बार पढ़ने से और बार-बार रिवीजन करने से सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं यूट्यूब पे आप या मतलब मोबाइल में दिन भर आप पढ़ें, दिन भर मैराथन करें, सब कुछ दिन भर करें, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ये रियलिटी है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा चैनल चले, ये तो चलो अलग बात है, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं रिवीजन के ही लिए पढ़ाता हूँ।
मैं कभी नोट करने के लिए कहता ही नहीं कुछ, बाकी पीडीएफ देता हूँ, आप रिवीजन करिए, कोई दिक्कत नहीं। भाई मैं तो मैथ लगाता हूँ, तो मैथ क्या उतारता थोड़ा हूँ पूरा। भाई जो टीचर पढ़ा रहा है उसका रिवीजन किया, वो जब पीडीएफ जो अपनी डालेगा टेलीग्राम पे, तो मैं जाके वहाँ दोबारा से लगा लूँगा। भाई जो चीज़ मैं जितनी देर नोट करने में लगाऊँगा एक वीडियो को, उतनी देर मैं वहाँ प्रैक्टिस कर लूँगा। देखिए वनडे एग्ज़ाम में कभी दोस्तों बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? वनडे एग्ज़ाम में केवल रिवीजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि गोला भरो प्रतियोगिता है ना, तो गोला भरना है तो रिवीजन करो, गोला भरना है। तो बस इतना काम करना है, बार-बार प्रैक्टिस करो, बार-बार प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। दोस्तों देख लीजिए 100 में 90% बच्चे ऐसे होंगे जो केवल मोबाइल से पढ़ते ही जाते होंगे और उनका गड्ढा बनता चला जाएगा। 1 नोट, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 50 नोट्स जो है रखे हैं रूम पे। लेकिन मोबाइल से पढ़ने का दिक्कत ये है कि मोबाइल से वो पढ़ते खूब चले जाते हैं, खूब चले जाते हैं, अलग-अलग टीचर से पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं। लेकिन फिर रिवीजन करने का उनका मन नहीं करता है। समझा कि नहीं? और हम क्या करते हैं, जैसे हम ही हैं, हम मैं आपको क्या कराता हूँ, देखे होंगे आप, पीवाईक्यू के अलावा कुछ कराता हूँ? नहीं कराता हूँ। केवल पीवाईक्यू, ना कोई थ्योरी पढ़ाता हूँ, ना कुछ पढ़ाता हूँ, केवल पीवाईक्यू। तो क्योंकि मेरा फ़ोकस रिवीजन पे है दोस्तों, कि मैं जितना रिवीजन आपको करा सकूँगा, उस रिवीजन के तहत ही मैं जब इतनी लॉजिक आपको इतनी ट्रिक दे देता हूँ, तो सोचिए अगर मैं जब पढ़ा रहा हूँगा, तो कितने लॉजिक, कितनी ट्रिक दूँगा। खुद ही सोच लीजिए, थोड़ा इमेजिन करिए। और भी ट्रिक आना शुरू हो जाएगी आपके लिए, एसएससी वालों के लिए आएगी, चाहे वो यूपी पुलिस हो, कोई भी है। एसएससी की मैं इतनी ट्रिक लाऊँगा दोस्तों कि क्या ही बताएँ। अभी बस शुरुआत है, कल ही से शुरू हो जाएगा कहानी, तो टेंशन ना लीजिए, बस आप पढ़ते रहिए फ़ोकस के साथ और रिवीज़न करिए बार-बार, ठीक दोस्तों? तो देखते हैं, देखिए इतना टाइम ले लिए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मोटिवेशन जो है नहीं है ये दोस्तों, रियलिटी है। जो मैंने आपको बताया है वो रियल है। आप भी समझदार हैं, मैं भी हूँ, तो दोनों समझदार हैं, तो समझ गए होंगे। नहीं समझदार है जो, वो कहाँ समझेगा। देखिए लिखा ऋग्वेद में 10 मंडल है, बिल्कुल सही बात है। अगला ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। कई बार पूछा गया है, हर बार पूछा गया है। गायत्री मंत्र पूछ लेगा या इसके रचनाकार पूछ लेगा, ये कौन-सा मंडल है ये पूछ लेगा बस। और किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य या सावित्री को। अगला है किस वेद में सभा और समिति के प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया? अथर्ववेद में दोस्तों। अथर्ववेद में सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। ये प्राचीन भारत की राजनैतिक संस्थाएँ थी जो राजा को सलाह देने के लिए कार्य करती थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो है सामान्य जनता प्रतिनिधित्व करती थी। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था दोस्तों? दर्शन एवं ज्ञान था। क्या था? दर्शन। दोस्तों देखिए उपनिषद जो थे, ये मतलब विचार करते थे। जैसे भगवान है तो क्यों है? उसका रीज़न कहाँ है? दिखते क्यों नहीं? ये सारी चीज़ें कौन करते थे? तो दोस्तों दर्शन और ज्ञान, ये इनकी बातें करते थे। समझ में आया कि नहीं? शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना, ये उपनिषद कहलाता था। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, उन्हें वेदांत कहते हैं। उपनिषद का केंद्रीय विषय क्या है दोस्तों? तो दर्शन और ज्ञान है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं ताकि 100 क्वेश्चन तो कर ही लें। अगला ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो ऐतरेय है। कौन-सा है? ऐतरेय। कैसे याद कराएँगे? देखिए मैं आपको याद कराता हूँ, ट्रिक है। ये देखिए, पहला ऋग्वेद है तो 1 हो गया। पहले पे कौन है? ऋग्वेद। ए से ऐतरेय, का से कौशिक। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। याद हो गया पहला? अब देखिए यहाँ ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, पहले ये देख लेते हैं, नीचे वाला देखिए। उसके बाद देखिए सामवेद। सामवेद में है पंचवेद, षष्ठवेद। अब देखिए सामवेद छोड़ दीजिए, ठीक? हम देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद को याद कर लिए सत से। क्या? सत। तो देखिए स से सतपथ, ता से तैतरेय, ठीक? गोपथ, देखिए यहाँ था है और था देखिए यहाँ भी है, अथर्ववेद में भी था है। तो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ इसे। मैंने जिस तरह याद किया दोस्तों, इतना लाजवाब रहता है कि एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट मिलता है। आप बताइए ये क्वेश्चन आता तो मैं ना कर पाता? दोस्तों 100% करके निकल जाता वहाँ से, पता ना चलता कानो-कान। समझ में आया कि नहीं? तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये छोटे-छोटे लॉजिक जो है बनाओगे, तभी आप बेस्ट परफ़ॉर्म कर पाओगे। सब कुछ रटना इम्पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। लिखा पंचवीं षष्ठवीं, ठीक? या फिर टीचर को रटा रहता है दोस्तों, क्योंकि वो एक ही चीज़ को हज़ार बार पढ़ाता है। आपको जितना अच्छा जो टीचर मिल रहा है आज के समय दोस्तों, उसका जाके फ्यूचर देखिए, मतलब उसका जाके पास्ट देखिए। पास्ट में वो पढ़ा कब से रहा है। अगर वो दोस्तों पढ़ा रहा होगा 5-6 साल से, तो सोचिए कि एक बैच को उसने नहीं पढ़ाया, उसने कम से कम 20 बैच पढ़ाए होंगे, 30 बैच पढ़ाए होंगे। जब 30-40 बैच एक ही सब्जेक्ट को कोई पढ़ाएगा दोस्तों, तो उसे सीधी-सी बात रट जाएगा सब कुछ, उसके ज़हन में घुस जाएगा। आप ही कोई चीज़ अगर 20 बार पढ़ लें ना, तो फिर आपके खुद ही रट जाए। तो ये चीज़ समझिएगा दोस्तों। सारी चीज़ समझ में आया कि नहीं? तो सामवेद हो जाएगा पंचविंश और षष्ठवेद। अगला दिया है ऋग्वेद का केंद्रीय विषय क्या है दोस्तों? तो ईश्वर की महिमा है। क्या है? ईश्वर की महिमा है। पूरा पाषाण मतलब भारतीय परंपरा के कुल 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों के केंद्रीय वेद। जैसे ऋग्वेद का है ईश्वर की महिमा है, यजुर्वेद बलिदान का विधि है, सामवेद में संगीत है, अथर्ववेद में औषधि से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, केंद्रीय विषय आपको समझना है दोस्तों। अगला दिया है कि आर्यों की मुख्य या सामाजिक इकाई क्या थी? तो जन थी दोस्तों, जन।
ठीक दोस्तों? देखिए इनके प्रशासन की 5 भागों में बँटी थी। पहला कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। पहले होगा कुल, फिर गाँव होगा, फिर गाँव के बाद विश्व होगा, विश्व के बाद जो है जन होगा, जन के बाद जो है राष्ट्र होगा, ठीक? जन से जनपद हो जाएगा दोस्तों वही। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई जन थी, जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 कबीले थे अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस, यदु, ठीक? अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस, यदु। सुमेलित करिए ब्रह्मचर्य की अवस्था कितनी है तो इतनी ही है। गृहस्थ की कितनी है 25 से जो है 50 है। वानप्रस्थ की 75 से सॉरी 75 से 100 नहीं वानप्रस्थ की है 50 से 75, सन्यास से 75 से 100। लेकिन अब 100 साल तक जीता कौन है दोस्तों? 60-70 में निपट जा रहे हैं लोग क्योंकि हमारे यहाँ खाना जो है बहुत बेकार होता चला जा रहा है ना दोस्तों। तो दिक्कत ये है फूड मतलब जो है हमारे यहाँ पॉइजन के रूप में कार्य करता है। तो बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं इससे जो है समस्याएं हर तरह की हैं। बाल गिरने की समस्या है, मेरे खुद ही गिर रहे हैं यार दोस्त क्या करें। देखिए लिखा है कि कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए हुए आर्यों का अभिलेख है तो बोगज-कोई अभिलेख है। कौन सा? बोगज-कोई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 1400 ईसा पूर्व में बोगज-कोई एशिया माइनर में ऋग्वैदिक काल में देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आदि ईरान से भारत आए हों। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है गिरनार अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। देखिए वही गिरनार अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है। ये कहाँ का है? तो गुजरात का। देखिए गिरनार जो है एक मतलब आपको बताएँ तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भी आप सुने होंगे, ठीक? तो गिर जो है पहाड़ी है वहाँ की, तो उसी के नाम पे है गिर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए मैं आपको याद ही करा देता हूँ। जूनागढ़ अभिलेख सॉरी ये देखिए जूनागढ़ अभिलेख किसका है तो राजा रुद्रदामन द्वारा गुजरात राज्य में जो है अंकित कराया गया है दोस्तों। तो गिरनार देखिए पहाड़ी है, तो गिर से होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। कोई इंसान अगर गिर जाएगा तो दोस्तों क्या होगा? वो गुजर जाएगा यानी गुजरात, ठीक? गुजरात। तो गिर से गिरनार, गुजर से गुजरात। ऐसे ही याद कर लीजिए तो गिर से गिर राष्ट्रीय उद्यान भी हो जाएगा हमारा गुजरात में, गिर राष्ट्रीय उद्यान। अब जब कोई इंसान गिर गया, गुजरने के बाद उसके वंश का दाह हो जाएगा, तो वंशदा हो जाएगा, यानी वंशदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। तो उसके खानदान में जब वंश का दाह हो जाएगा, द एंड हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा, तो उसके खानदान में क्या होगा? ब्लैक होगा, यानी ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक, ठीक? तो इस तरह याद हो गया आपको, राष्ट्रीय उद्यान भी याद हो गया, अभिलेख भी याद हो गया। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन हाथी गुम्फा ब्रेक खालवेल के शासन की घटनाओं का है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बता नहीं सकता, कलिंग उड़ीसा का है, समझ आया कि नहीं? चेदी वंश का है, तो याद करना पड़ेगा। अगला है संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन है दोस्तों? अष्टाध्यायी, ये पाणिनि की है, किसकी है? पाणिनि की है, व्याकरणविद हैं दोस्तों पाणिनि। महाभाष्य पतंजलि हो जाएँगे, उसके बाद योग सूत्र जो है महर्षि पतंजलि। अन्य पुस्तक है, ठीक? आगे बढ़ जाएँ, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला है वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपद कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था मवेशियों का स्वामी दोस्तों, कई बार पूछा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर देखिए ग्रामीणी गाँव का मुखिया हो जाएगा, पालागल विदूषक हो जाएगा, महिषी मुख्य रानी, पुरोहित मुख्य पुजारी, सेनानी प्रमुख सेना के सुप्रीम कमांडर और बागदूध यानी कर संग्रह और गोपद जो है मवेशियों के स्वामी। दोस्तों मैं क्या ही बताऊँ यार, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पीसीएस में तो क्वेश्चन ऐसे रखा रहेगा, ठीक? एसएससी में भी पूछ लेगा और यूपीएससी में, नेट जेआरएफ में हर जगह पूछेगा। देखिए कुछ टॉपिक होते नहीं 200-300 टॉपिक आपको चूज़ करने होंगे हर मतलब हर सब्जेक्ट में, कि यार ये तो हमारे पूरे मतलब कमांड में रहे। पढ़े हम सब कुछ लेकिन इतना कमांड कर लें, तो वही कमांड वाला टॉपिक है ये दोस्तों। कभी भी पूछ सकता है क्वेश्चन ना, तो नोट कर लीजिए, कोई ट्रिक आप लगा लीजिएगा। लिखा है निम्न भारतीय दर्शनों में कणाद या उलूक द्वारा रचित है तो वैशेषिक है। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए प्रवर्तक और दर्शन न्याय, मैंने बताया था न्याय, गौतम भगवान जो है क्या करते थे? न्याय करते थे। न्याय दर्शन हो जाएगा गौतम, ठीक? वैशेषिक कणाद या उलूक का जो सांख्य यानी हमारे यहाँ कपिल हो था एक मतलब क्लास में कपिल व्यक्ति था, कपिल नाम का, उसे मैथ नहीं आती थी यानी संख्या यानी कपिल मुनि हो जाएंगे। योग हमारे पतंजलि है ही है बाबा रामदेव। पूर्व मीमांसा जैमिनी हो जाएंगे, उत्तर मीमांसा बदरायण हो जाएगा। देखिए बाद लिखा है तो उत्तर बाद ही में आता है ना, पूर्व पहले आएगा तो जैमिनी कर दीजिएगा, उत्तर बाद में आएगा तो उत्तर के बाद यानी बदरायण, समझ में कि नहीं? तो थोड़ा-सा लॉजिक लगा लेंगे, अगर ये सही कर लेंगे तो ये तो अपने आप सही कर लेंगे ना दोस्त। आगे बढ़े, अगला है लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। और मत्स्य पुराण में अगर हम बात करें दोस्तों तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण में, ठीक? विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, देखते हैं। लिखा हुआ है कि पुराणों के रचयिता संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र जो है उग्रश्रवा हैं। पुराणों की संख्या 18 है, पूछा गया है एग्जाम में। सबसे पुराना है मत्स्य पुराण है, स्कंद पुराण सबसे बड़ा है दोस्तों। ब्राह्मण पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण आदि अन्य प्रमुख पुराण है, मतलब पुराण है। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट जो है उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को
जो है किस रूप में जाना जाता था? गोमत कहते थे उसे। क्या कहते थे? गोमत। गोमत का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है एक धनी व्यक्ति। ऋग्वैदिक काल में मवेशियों को धन का मुख्य साधन माना जाता था। गाय को अघन्या कहा जाता था। पुरोहित मतलब पुत्री को दुहिता कहा जाता था। दोस्तों गाय ही सब कुछ उस समय होती थी, तो उसे अघन्या यानी ना मानने वाला कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ताकि गाय को बचाया जा सके। दुहिता यानी पुत्री को मतलब दुहिते नहीं, गाय को हम दुहते हैं कि नहीं? तो उसी के नाम पे पुत्री रख दिया, यानी पुत्री को दुहिता कहा जाता था। वेकनार को सूदखोर के लिए प्रयुक्त होता था। ऋग्वेद में इंद्र इंद्र को पुरोहित कहा जाता था। पड़ी पड़ी क्या होता था? उन व्यापारियों के लिए प्रयुक्त होता था जो पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। जौ यौ बलि बलि एक प्रकार का कर होता था जो प्रजा स्वेच्छा से जो है राजा को देती थी। लेकिन जैसे-जैसे ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल आना शुरू हो जाएगा, तो स्वेच्छा से नहीं मतलब अनिवार्य हो जाएगा। राजा को देना ही है, देना है। स्वेच्छा-वेच्छा खत्म हो जाएगा। ठीक दोस्तों? अगला है कि आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था, कबीले के राजा को गोप कहा जाता था। अगला है 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र एवं तंत्र मंत्र का संग्रह किया गया? अथर्ववेद दोस्तों। किसका? अथर्ववेद का। अगला अथर्ववेद की रचना अथर्व और अंगऋषियों के द्वारा जो है की गई थी। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, रोग निवारण, जादू टोना, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र आदि का वर्णन है। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। ठीक दोस्तों? इसके उपनिषद कौन है? प्रश्नोपनिषद, मंडूकोपनिषद और जो है मुंडकोप। देखिए दोनों अलग है। मांडुक्योपनिषद अलग है और मुंडकोपनिषद अलग है। जो अगर ये वाला दिया हो तो ये नहीं लगाना है सत्यमेव जयते में। सत्यमेव जयते में मुंडकोपनिषद है दोस्तों, ये वाला। दोनों में थोड़ा अंतर है, ध्यान देंगे आप, नहीं गलत करेंगे अक्सर दोस्तों। अगर दोनों ऑप्शन आ गया ना तो आप गलत करेंगे, याद रखेंगे आप। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से किस वेद में दशराग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद में। ठीक दोस्तों, दशराग के बारे में जानकारी मिलती है। दशराग युद्ध भारत वंश के राजा सुदास और 10 जनों, 5 आर्य और 5 अनार्य के बीच हुआ था। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्या दिया हुआ है? इस युद्ध में राजा सुदास विजयी रहे। यह युद्ध जो प्रोश्री नदी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। कई बार पूछा है कि जो दसराग का युद्ध है वो किस नदी के तट पर हुआ है? तो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला है पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? तो 4 है दोस्तों। कितने हैं? 4 हैं। आगे हम बात करें वेद सनातन धर्म से संबंधित तथा ये भारतीय साहित्य की सबसे पुरानी कृतियां हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता था क्योंकि ये सुनते थे। श्रुति यानी सुनकर ही आगे बढ़ा है दोस्तों, जैसे कोई लिखा नहीं है। ठीक, एक मतलब जैसे गुरु, गुरु से शिष्य, शिष्य से अगला, फिर इस तरह मतलब बढ़ते गए। इसके वेदों की संख्या 4 है, सब पता ही है। ऋग्वेद सबसे पुराना है, 10 मंडल है, 128 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएं हैं। ठीक दोस्तों, इसमें तीसरा मंडल सूर्य देवता को समर्पित है, गायत्री मंत्र दोस्तों विश्वामित्र ने लिखा है। 9वें मंडल जो है सोम को समर्पित है। ठीक, सोम यानी एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है, यानी मान लीजिए दारू वर्तमान में। तो अगर कोई आपसे कहे दारू पियोगे तो आप कहोगे नो, यानी नो, कहोगे नो यानी नो। ठीक दोस्तों, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ। दारू होती है कि नहीं होती मुझे नहीं पता है दोस्तों, लेकिन मैं याद करने को बता रही हूँ। ये मतलब एक नशीला ही पदार्थ होता होगा। अगला है चातुर्वर्ण समाज व्यवस्था जो है 10वें मंडल में वर्णित है। अगर हम बात करें सामवेद तो संगीत है। भारतीय संगीत का जन्म इसी वेद में हुआ है। सामवेद में कितनी है? कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। क्या कहते थे? उद्गाता कहलाता था सामवेद को गाने वाला। अगला यजुर्वेद, इसमें यज्ञों के नियमों और विधान का संकलन है दोस्तों। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित आध्वर्य कहलाता था। अथर्ववेद में सबसे बाद का वेद है। इस वेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि का वर्णन है। अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहते थे? ब्रह्मा कहते थे। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती व पशुपालन और व्यापार जैसे कार्य करता था? तो वैश्य करता था। ठीक है दोस्तों, देखिए सॉरी दोस्तों यार, देखिए उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधार न होकर जन्म आधारित थी। कहाँ थी? जन्म के आधार पर थी। उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा हूँ। इस काल में खेती, पशुपालन, व्यापार पर वैश्य वर्ण का अधिकार हो गया। ठीक, देखिए व्यापार वाणिज्य में उन्हीं का अधिकार हो गया। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा। दोस्तों पता है जब जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय ही इसी कारण हुआ। हिंदू धर्म में इतनी सारी कुरीतियां आ गई दोस्तों, बलि, पशु बलि। दोस्तों खुद सोचिए, अगर मान लीजिए भाई बैल हैं या मतलब हमारी गाय है, कोई भी बैल है, तो बैल आएगा कैसे? गाय से आएगा। अगर हम गाय, बैल इनका सबका अगर हम बलि चढ़ाएँगे तो खेतों में पशुओं को मतलब यूज़ कैसे करेंगे? भाई जुताई किस तरह के फाल से ही करते थे। उस समय जैसे गाँव में प्राचीन काल में क्या होता था? बड़े-बड़े बैल होते थे, उनसे पूरे खेत की जुताई होती थी। 10-20 बीघा जिसके पास होती थी, पूरा परिवार उसके जुट के खेती करता था, तब अनाज होता था। होता था कि नहीं दोस्तों? आज है ना दुनिया भर का स्टार्टअप है, हर चीज़ चल गया है, लेकिन उस समय तो चलता नहीं था। तो मतलब कृषि ही सब कुछ थी। हमारे यहाँ आज भी भारत कृषि प्रधान देश है।
लगभग 60 से 70% कृषि पर निर्भर है आदमी। तो दोस्तों खुद ही सोचिए, अगर हम मतलब बलि दे देंगे पशुओं की, तो खेत में जुताई करने के लिए जो है हमारे पास बैल कहाँ बचेंगे? बचेंगे? नहीं बचेंगे ना। तो इसीलिए दोस्तों जो है नए धर्म का उदय हुआ, तो लोग जो है हिंदू धर्म को छोड़ना चाह रहे थे, जो है दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ भी पनपने लगी। लेकिन जब धीरे-धीरे बौद्ध धर्म आगे बढ़ा, तो उसमें देखिए कि बौद्ध धर्म में भी कुरीतियाँ आना शुरू हो गई। वो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे, लेकिन आगे चल के जो है बौद्ध धर्म में भी मूर्ति, महायान जो है शाखा है, बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दिया। तो जब देखे मतलब दोनों में कुरीतियाँ समान होना शुरू हो गई, तो कन्वर्ट होना लोग बंद कर दिए। जो बौद्ध धर्म की ओर जाते थे, वो नहीं गए, वो हिंदू में रह गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। अगर हम बताना शुरू करेंगे तो दोस्तों बताते ही रह जाएँगे, धीरे-धीरे बताते रहेंगे इसे। थोड़ा बहुत आपका माइंड मतलब जो है खोलने की कोशिश मैं किया करता हूँ बीच-बीच, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें? कहाँ तक हम देखे थे? हाँ, ये देखिए, और लिखा है कि पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य के कितने वेद हैं? 4 हैं। अब हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे दोस्तों। ये सब अच्छा ये तो देख ही चुके हैं ना यार, यहाँ हम देखेंगे, वो तो देखिए स्त्रियों के पैतृक संपत्ति के अधिकार में कमी है, बिल्कुल सही बात है। स्त्रियों की जो है पैतृक संपत्ति के अधिकार में कमी है, इसका रीज़न मैं बताऊँगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पे प्रजापति प्रमुख हो गए, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। देखिए क्यों हो गए दोस्तों? प्रजापति कौन है? जो मतलब बनाते हैं घर वगैरह, जो मतलब निर्माण कार्य करते हैं, वो प्रजापति हो जाएँगे। तो भाई उत्तर वैदिक काल में क्या होगा? कृषि होना शुरू हो जाएगी, कृषि होगा तो राजस्व बढ़ेगा तो सीधी-सी बात कर आएगा। टैक्सेशन सिस्टम, बिना कर प्रणाली के राज्य का निर्माण किया ही नहीं जा सकता दोस्तों, ठीक? तो जब कर रोपण आना शुरू हो जाए यानी कर प्रणाली आ जाएगी दोस्तों, तो क्या होगा? जब कर मिलना शुरू हो जाएगा तो हम घर बनाना शुरू करेंगे, बहुत सारे निर्माण करना शुरू करेंगे, खेती का महत्व बढ़ जाएगा, तो कोई राजा होगा, कोई महान होगा, कोई पुरोहित होगा, राजा सोचेगा हाँ, मैं अपना स्थान ना छोड़ूँ, पुरोहित सोचेगा मैं अपना स्थान ना छोड़ूँ, समझे कि नहीं? तो सबसे नीचे पायदान पे बेचारे जो है शूद्र रह जाएँगे, यानी वो जो है शूद्र रह जाएँगे ना। तो इस तरह दोस्तों जो है बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। लिखा पूषण शब्द शूद्रों के देवताओं हो गए जो पहले पशुओं के देवता थे। दोस्तों देखिए, पहले पूषण किसके देवता थे? ऋग्वैदिक काल में पशुओं के थे। बाद में अब किसके हो गए उत्तर वैदिक काल में? तो ये शूद्रों के हो गए। समझ रहे हो ना? तो मतलब देखिए भगवान भी चेंज हो रहे हैं उनके समय के साथ। समझ रहे हैं कि नहीं? समय के साथ जो है चेंज हो रहा है सब। अगला इस काल के 2 मुख्य महाकाव्य थे, एक महाभारत जय संहिता, एक रामायण। उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था कठोर हो गई थी। इसी काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हो गई दोस्तों। देखिए गोत्र व्यवस्था क्यों स्थापित हुई? मैं बताऊँ आपको। देखिए आज तो साइंटिफिक रीज़न है कि लड़का अच्छा होगा, हष्ट-पुष्ट होगा। देखे होंगे जैसे मान लीजिए इस शहर में कोई रहता है तो हम दूसरे शहर से शादी करते हैं कि नहीं दोस्तों? ताकि मतलब जो है लड़का अच्छा हो और मतलब जो वंश भी ठीक-ठाक हो सारी चीज़ें। अब देखिए ब दोस्तों उस समय क्या था, जैसे हमारे यहाँ देखे होंगे एक राजा कई रानियाँ रखता था। तो इसका रीज़न क्या था दोस्तों? जैसे मान लीजिए ये मगध है, ठीक? मगध जनपद है, इसे मजबूत होना है, मजबूत होगा कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ अंग जनपद है, यहाँ जो है कोई दूसरा है, पंचाल है या मतलब कुरु है, मतलब मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो देखिए अगर मुझे अंग जनपद चाहिए इस मगध को, ठीक? तो एक तो तरीका ये होगा कि हम इनसे शादी कर लें, तो शादी कर लेंगे तो ये हमें मिल ही जाएगा, ठीक? हम मतलब ये संबंधी हो जाएँगे तो ये हमारा हो ही जाएगा। अगर हम नहीं मान रहे मान लीजिए अंग वाले, तो हम क्या करेंगे? भैया हम इनसे शादी कर लेंगे, इनसे शादी कर लिए, इनसे शादी कर लिए, तो कितने हो गए? 3 जनपद ही हुए। अब इनकी शक्ति बढ़ गई, शक्ति में विस्तार होगा कि नहीं? अब भई मगध जैसे छोटा था मान लीजिए, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, मगध शक्तिशाली था ये सब जानते हैं, एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ क्योंकि वो ईज़ी है आपके समझ में आ जाएगा। देखिए मगध शक्तिशाली हो जाएगा जब देखिए भाई इनकी शक्ति मिल जाएगी इनको इनकी, यानी अब 3 राज्य एक साथ हो गए। अब ये तीनों की शक्ति मिल गई, एक हो गई शक्ति, अब तीनों की शक्ति एक होके इन पे हमला बोल के इसे भी कब्ज़े में कर लेंगे कि नहीं दोस्तों? तो शक्ति का विस्तार भी हो गया कि नहीं? समझ में आया ना? तो ये था, जैसे पहले मैं सोचता था कि मज़े के लिए शादी कर लेते होंगे, एक राजा मतलब इतनी रानियाँ रखते होंगे। लेकिन फिर जैसे-जैसे हिस्ट्री में इन्वॉल्व होना शुरू हुआ, मज़ा आना शुरू हुआ, पढ़ना शुरू हुआ, तब मतलब लगा कि अच्छा ये रीज़न है दोस्तों कि मतलब एक राजा कई रानियाँ रखता था, उसके पीछे कई सारे कारण हैं, बहुत सारे फैक्टर कार्य करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये तो मतलब छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे दिया, राजनीति शक्ति का विस्तार दोस्तों। समझ में? आगे बढ़ें? कोसल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका भाग है? तो उत्तर प्रदेश का है। कोसल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, ठीक? अगर हम बात करें तो ये शक्तिशाली महाजनपद था। अगला है वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली। दोस्तों पढ़ाया कम हूँ, मानता हूँ क्वेश्चन कम है, लेकिन इतना लॉजिक आज दिया हूँ, मज़ा आया होगा अगर आप पढ़ेंगे तो। अगला है वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। वैशाली में लिच्छवी शासकों ने शासन किया था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद उनकी राजधानी निम्न है, देख लेते हैं हम। देखिए काशी क्या है? वाराणसी हो जाएगा, कोसल, श्रावस्ती, अंग, चंपा, मगध, राजगिरी या गिरिव्रज, यह जो है कुरु की इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, दिल्ली वाला क्षेत्र है, कम्बोज, हाटक या राजपुर, असमक,
पोतना या पोटली हो जाएगा, वज्जी वैशाली हो जाएगा, अवंती दक्षिणी महिष्मती या उत्तरी उज्जैनी, गंधार तक्षशिला और सुरसैन मथुरा। ठीक दोस्तों, आगे हम बात करें तो मत्स्य विराटनगर हो जाएगा, पंचाल उत्तरी पंचाल अहिचत्र की है, दक्षिणी पंचाल काम्पिल, मल्ल की कुशीनगर या पावा, चेदी की सुक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी। विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली जो था लिच्छवी को माना जाता है विश्व का प्रथम गणतंत्र। ठीक दोस्तों, मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ था, तो गंगा और सोन नदी के, मैंने आपको कई बार आपको याद कराया, याद करिए, देखिए अभी बता रहा हूँ। ये हमारी गंगा नदी है, इसकी सहायक यमुना नदी मिलके मिलती कहाँ, इलाहाबाद में मिलती है ना। देखिए मैंने कैसे बताया था कि यमुना की सहायक याद करिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, टोंस गंगा में मिल जाएगी, टोंस फिर सोन, सोन जाके कहाँ मिलती है, बिहार में मिलती है ना सोन। तो ये जो है गंगा और जो है सोन नदियों के बीच में ही मगध था। ठीक दोस्तों, आगे हम बात करें तो इसके बारे में तो आप जान ही, यह सबसे शक्तिशाली था। देखिए इसका मतलब अगर हम बात करें दोस्तों, तो मगध जनपद इतना जो है शक्तिशाली कैसे बना, इसके पीछे देखते हैं। इसका रीजन यही इसी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा विस्तृत उपजाऊ मैदान था, सही बात है। तो भाई विस्तृत अगर उपजाऊ मैदान होगा तो खेती अच्छी होगी, राजस्व अधिक आएगा। खनिज उपलब्धता अधिक थी, बहुत अच्छा, हथियार अच्छे खासे बन सकते थे। वन था तो हाथी भी वहां मिल जाते थे। लोहे के विकास के प्राकृतिक सुरक्षा भी थी, लोहे की खदानें भी थी, बहुत अच्छा। तो औजार और ये सब मिल ही जाएगा। भैया बताइए, खाने को हाई है, का राजस्व भरा ही है आपका, लोहा आपके पास है तो औजार भी अच्छे खासे बना लोगे आप। हाथी हाथी आपके बड़े बड़े मिल ही जा रहे हैं। तो आप बताइए, विस्तृत नहीं होंगे, आपका साम्राज्य जो विकास नहीं होगा, महत्वपूर्ण योगदान नहीं होगा। नदियों के किनारे घिरे हो तो तीन तरफ से तो पहाड़ है, ठीक, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे सारे फैक्टर हैं जो आपको मजबूत बनाते हैं। मगध का वास्तविक अगर संस्थापक की बात करें तो ये बिंबिसार हो जाएगा। कौन है, बिंबिसार। ठीक, देखिए अशोक के पिता है बिंदुसार, ठीक, ये बिंबिसार है, अजातशत्रु के पिता है। इनको जो है श्रेणी कहते थे। इन्हें जो है जैन साहित्यों, मतलब यह नाम इन्हें जैन साहित्यों में दिया गया है। बिंबिसार की हत्या उनके पिता अजातशत्रु ने की, अजातशत्रु की जो हत्या उनके पिता जो है उदयन ने किया। इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। अगला वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक नदी है जिसका नाम क्या है, बितिस्ता। झेलम, यानी पूछा है झेलम का नाम क्या है, मैंने कहा था झेल जाएगा लड़का, अगर बस्ता लेकर जाएगा तो बितिस्ता। 7 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। 7 नदियाँ कौन-कौन है, सिंधु है, सिंधु, ब्यास, सतलज, झेलम, चेनाब वही है, लेकिन हमें ये याद रखना है। सिंधु, बिपाशा, सतलुजी, सतलुजी यानी सतलज, बितस्ता, झेलम, अश्किनी, चेनाब। ठीक दोस्तों, आगे बात करें। देखिए आज क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा कम हो पाया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सारा निपटा दूंगा, टेंशन न लीजिए आप। पौड़ुषणी, रावी, सरस्वती, घग्गर। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी जो है बनने वाली प्रथम महिला थी, तो कौन सी दोस्तों, तो प्रजापति गौतमी थी। ठीक दोस्तों, देखिए लिखा है कि गौतम बुद्ध की माता महामाया बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई। इनका लालन पोषण इसकी इनकी जो है मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी धर्म में बिछड़ू बनने वाली प्रथम महिला थी। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक दोस्तों, देखिए जन्म कमल एवं साढ़ हो जाएगा, ग्रह त्याग जो है घोड़ा या महावीर निष्क्रमण, ज्ञान जो है पीपल व वृक्ष, निर्वाण जो है पदचिन्ह व मृत्यु क्या है, स्तूप या महापरिनिर्वाण। आगे अगर हम बात करें, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। इन्होंने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के थे। 8वीं शताब्दी में शैलेंद्र साम्राज्य दक्षिणी पूर्व एशिया में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में उभरा और इसमें जावा, सुमात्रा, मलय प्रायद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के अन्य हिस्से शामिल थे। शैलेंद्र शासक महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बुद्ध ने में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जिन्हें उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बोधगया में दोस्तों, कहाँ, बोधगया में प्राप्त हुई। ठीक, हम यही तक देखेंगे दोस्तों, ये पेज देखते कितना टाइम हुआ, नहीं देख लेते, एक पेज और देख लेंगे। लिखा है बोध गया दोस्तों, सी है। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो 563 ईस्वी कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन था, या शाक्यगढ़ के मुखिया थे। दोस्तों क्वेश्चन इतने नहीं देखे हम, क्वेश्चन कम से कम है 200 देख चुके हैं। बस ये है कि हम मतलब व्याख्या वाले जोड़ते नहीं है, तो इसीलिए हमें लगता है कि हम इतने 70 क्वेश्चन देखे, नहीं तो 200 से ज्यादा देखे। आपको मैंने कम से कम 10 से 12 कॉन्सेप्ट दिए हैं जो सबसे यूनिक है दोस्तों, बस आपको याद रखना है। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। बुद्ध के घोड़े का नाम कंठक था। सारनाथ सारथी जो था वो चन्ना था। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे आचार्य अलार कलाम तथा धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र। अगला है, बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और 6 वर्ष की कठोर तपस्या की। 35 वर्ष की आयु में उन्हें बोधगया में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला है, यह पीपल जो है बोध वृक्षी या गया बिहार में निरंजना नदी या पुनपुन नदी के तट पर है। तपस्वी या भल्लिक नाम के 2 शूद्र इनके पहले अनुयायी थे। महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था।
अगला है कि 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। बताइए कितने इसी में बन गए दोस्तों क्वेश्चन ना। अगला है कि बुद्ध के अस्थिति के अवशेष 8 भागों में विभाजित किया गया। मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लप अलकप, बेथादीप, कुशीनारा, पावा, रामग्राम भेजा गया। इन स्थानों पर 8 स्तूप बनाए गए हैं। अब बौद्ध संगतियाँ देख लेते हैं दोस्तों। प्रथम कहाँ हुई? राजगिरी, अजातशत्रु, महाकश्यप और 483 ईसा पूर्व। मैंने बताया था पहले आपको डेट याद रखनी है एक लाइन से। 483, 383, फिर जो है 383 के बाद 250 फिर लगभग 1 शताब्दी, ठीक। उसके बाद आपको क्या याद करना है? तो पहली, दूसरी, तीसरी लाइन से याद ही कर लिए। उसके बाद देखो राजगिरी, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, इस तरह याद करना है आपको। पहले राजगिरी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। उसके बाद देखिए अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ऊपर से नीचे याद करना, महाकश्यप, सबकामीर, मोगलीपुत्र और वसुमित्र। अपने हिसाब से जो ट्रिक मन का है बना लीजिए। मैंने ट्रिक आपको कराई है बोर्ड पे, फिर करा दूंगा दोस्तों। अगला है महात्मा बुद्ध के ग्रह या त्याग का नाम क्या था? मतलब जब ग्रह त्याग किए तो जो है पद चिन्ह क्या था इनका? सॉरी 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 लिखा महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या था? तो घोड़ा था दोस्तों। क्या था? घोड़ा इनका प्रतीक था। कमल और शाण जन्म के प्रतीक था तथा पीपल बोध उनके जो है ज्ञान का प्रतीक था, ठीक दोस्तों। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक दोस्तों। देखिए 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया था। इनके पिता जो शाक्य गणराज्य से तथा माता कोलीय गणराज्य से। गौतम बुद्ध का जन्म जो है इनका अन्य नाम क्या था? शाक्य मुनि तथा तथागत भी था। इनके जो मृत्यु हुई तो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। आगे हम बात करें बुद्ध चरित्र। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, कुछ नहीं करना। देखिए बुद्ध चरित्र यानी बुद्ध चरित्र, देखिए जो घोड़ा है ना उसकी बुद्धि बड़ी तेज है। घोड़े की क्या है? बुद्धि तेज है। यानी बुद्ध चरित्र अश्वघोष, काम खत्म। अश्व मतलब घोड़ा होता है ना। सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार अश्वघोष ने। अब देखते हैं कुछ मिलिंद उपनिषद, मिलिंद पन्हो ये किस नागसेन हो जाएंगे? माध्यमिक सूत्र नागार्जुन, अभिधम्म कोश, वसुबंधु व विशुद्धि मग्ग बुद्ध कोश। आगे हम बात करें तो बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की शुरुआत कहाँ से हुई? वैशाली से हुई दोस्तों। देखिए आपको अगर मैं बात करूँ, देखिए एक चीज खुद सोचिए। वैशाली यानी वैशाली आपको स्त्री जैसा लग रहा है शब्द की नहीं? वैशाली नाम सुने होंगे कई लोगों का। राजगिरी है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है। वैशाली जैसा नाम कहाँ लग रहा है? वैशाली आपको लड़की जैसा नाम लग रहा है कि नहीं? आप सच सच बताना। वैशाली लड़कियों जैसा नाम लग रहा है कि नहीं? बताइएगा आप। तो स्त्रियों को प्रवेश भी कहाँ देंगे? लड़कियों वाले शहर में दे देंगे। याद करने का तरीका है ये। इजाद किया हूँ, ऐसे नहीं कि हवाबाजी नहीं दोस्तों। मैं को ये तुम्हारे जीवन भर याद रहेगा, नहीं कंफ्यूज चलेंगे, कंफ्यूजन में ही खत्म। समझ में कि नहीं? तो सिस्टम दोस्तों इस तरह बनाना पड़ेगा हमें, ताकि थोड़ा मतलब अच्छे से याद हो जाए। वैशाली यानी बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की शुरुआत कहाँ हुई? तो देखिए स्त्री कौन? वैशाली, तो वैशाली हो जाएगा, काम खत्म दोस्तों। समझ में कि नहीं? याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक। और जो पहली प्रवेश किए थे वो मतलब पहली महिला कौन? प्रजापति गौतमी थी। और देखिए आनंद के कहने पर, प्रिय शिष्य थे, आनंद के कहने पर वैशाली में स्त्रियों को भिक्षुणी के रूप में प्रवेश देना प्रारंभ हुआ। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें है विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, ठीक। बुद्ध नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित है, तो वो शाक्य गढ़ था बुद्ध का। क्या था? शाक्य, इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी कहते हैं दोस्तों। शाक्य गढ़ से संबंधित बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था। इनके पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के थे, ठीक दोस्तों। आगे बढ़े। अगला है महाबोधि मंदिर परिषद के जीवन से सीधा संबंध है भगवान बुद्ध का है। बोध गया महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में स्थित है। महाबोधि मंदिर परिसर का भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगर हम बात करें बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को कहा जाता है तो चैत्य गृह कहा जाता है। देखिए जो प्रार्थना घर होते हैं ना वो चैत्य होते हैं। जहाँ वो लोग रहते थे वो विहार होता था। स्तूप जहाँ उनके अवशेष हैं, मतलब रखे गए हैं अवशेष, उनके ऊपर जो बिल्डिंग बनी हुई है उसे स्तूप कहते हैं। गोल गुम्बद है, ठीक। अब ये वही सब चीजें लिखी हुई, अब क्या ही पढ़ें यार। देखिए अगला दिया है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी बनारस में हुआ था दोस्तों। काशी वाराणसी, ठीक। याद रखेंगे। पार्श्वनाथ का महापरिनिर्वाण सम्मेद शिखर पर्वत में हुआ था दोस्तों। ये कहाँ? झारखंड में पड़ता है। इसकी 4 शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरगिरी, और इसमें एक 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य जोड़े थे महावीर स्वामी। अगला अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता है, निर्ग्रंथ। अगला दिया है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? तो सर्प था। क्या था? सर्प। देखिए कुछ प्रतीक दिया हुआ है। आदिनाथ के वृषभ थे, मल्लीनाथ के जल कलश थे, पार्श्व के सब थे, शंभुनाथ के अश्व थे, ठीक दोस्तों। अगर हम बात करें आगे कि महावीर, महावीर का सिंह था, शांतिनाथ का हिरण। महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ है दोस्तों? पावापुरी हो जाएगा, ठीक। और बुद्ध जी का कहाँ था? तो मतलब महात्मा बुद्ध का तो इनका था कुशीनगर।
लिखा महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान पावापुरी बिहार में स्थित है। महावीर स्वामी को 527 ईसा पूर्व में, कुछ स्रोतों में 468 ईसा पूर्व में निर्वाण की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में कुल जो है कितने तो 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिसमें प्रथम तीर्थनाथ ऋषभदेव एवं अंतिम तीर्थनाथ महावीर स्वामी थे। गौरतलब है कि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कोंडागांव में 599 ईसा पूर्व के, कुछ स्रोतों को 540 ईसा पूर्व में हुआ है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? ऋजुपालका नदी के तट पर प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई है। ज्ञान प्राप्ति के कारण ही महावीर स्वामी को केवलिन कहा गया जाता है। जैन साहित्य मूलतः अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है दोस्तों। अगला महावीर जो है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था, उन्हीं के दामाद थे दोस्तों ये, ठीक। उनकी पत्नी से विवाह किए थे, क्षत्रिय से हुआ था। अगला दिया है जमाली के बाद महावीर का प्रथम अनुयायी बना, मतलब जमाली ही। देखिएगा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और जो पुत्री थी प्रियदर्शना थी, ठीक। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जैन धर्म की प्रथम संगति जो हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। दूसरी जो है वल्लभी गुजरात में हुई थी। और दोस्तों देखिए प्रथम जैन संगति कब हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। बस दोस्तों आज इतना। देखिए कल इसी के आगे मैं स्टार्ट करूंगा, याद रखेंगे आप। 22वें क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक दोस्तों। तो आज इतना हो गया दोस्तों। तो आज बहुत चीजें आप पढ़े भी होंगे दोस्तों। मानता हूँ क्वेश्चन थोड़ा कम हुए, 100 तक हम नहीं पहुंच पाए। इसका रीजन है कि हम बीच में ना समझाते, अगर कॉन्सेप्ट ना आपको बताते तो फिर आप पहुंच जाते। लेकिन हमारा नाम ही कुमार वासु कॉन्सेप्ट, तो हमें बताना पड़ता है ना दोस्तों बीच बीच। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आपको शॉर्ट वीडियो मिलेंगे, उसमें ट्रिक में बताता चलूंगा, तो वो भी देखते रहेंगे आप। शॉर्ट एक बार रिवीजन कर लीजिए, सारे शॉर्ट जितने हैं रिवीजन कर लीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा उसमें, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक दोस्तों। 5-5 सेकंड की है केवल। तो बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।